उसको व्याकरण में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो कंटेंट मुझे दिखाने का ये है, इसमें पूरे मार्किंग के साथ 9, 10th और शायद 11, 12th के भी बच्चे हैं इसमें, 11, 12th में भी है, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत चीज़ें जो हैं वो 10th का ही ये है, 9th और 10th का। बेसिक आप बोल सकते हो 9th, आप लोगों को 10 के बच्चों को, 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को 9th पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 9th जो होता है वो कंपटीशन लेवल पर भी जाता है। आप लोगों को पता है अभी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 12th में एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चंस आए। बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो हैं वो इस कंपटीशन में बैठे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे और किस लेवल के आए, तो 12th के आए। तो 12th का बेस कहाँ से आता है? 9 से आता है, और 9th और 11th ये दो बेस आपका 12th का बेस बनता है, 12th का रिजल्ट का बेस बनता है। वो बच्चे उनका आज बैड लक है जो 9th में अभी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग 10th में हो तो आप लोग के साथ एक अच्छी चीज़ है कि आपने 9th पूरा साल किया हुआ है, आपका 9th मिस नहीं हुआ है। लेकिन जो बच्चे अभी 9th में हैं उनके लिए ये बैड लक है कि उनके क्लासेस जो हैं वो छूट रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या खुद से पढ़ना हो, उससे क्लासेस करने में बहुत फ़र्क होता है ना। और खैर चलिए कोई बात नहीं है, अब थोड़ा क्या, अब तो आधा से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्याकरण के मुख्य विषय वस्तु पर, जिसको कि हम कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्लास 9 के बच्चों को जो पढ़ना है उनका विषय वस्तु यहाँ पर है। आप देखो, अपठित पद्यांश, गद्यांश मैंने बताया हटा दिया गया है। वर्ण विच्छेद, वर्ण, वर्णमाला, वर्ण भेद, जिसके अंतर्गत हमें स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, र व्यंजन के विमिक प्रयोग। नुक्ता, जिसमें वर्ण विच्छेद है, और इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह, शब्द और पद। इसके अलावा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर और अशुद्धि शोधन 10th के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, इसके अलावा आपको 10th में और कुछ भी नहीं आएगा। ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो, इसमें शब्द और पद आपने पढ़ा हुआ है। विराम चिन्ह के बारे में आप लोग जानते हो। अशुद्धि यानी कि जो वाक्य अशुद्ध हैं उसको शुद्ध करके लिखना। ठीक है, उसके अलावा शब्द निर्माण किस तरह से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें शब्दों का निर्माण करना सीखना पड़ता है। आखिर ये शब्द, ये वर्ड्स बनते कैसे हैं? ऐसे तो नहीं बनते हैं, आप उसमें मात्रा लगाते हो, मात्रा लगाने के बाद शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है और पद से वाक्य बनता है। वाक्य मतलब एक फुल सेंटेंस बनता है। आप कारक के चिन्हों का उपयोग करते हो, समास पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बगैर व्याकरण अधूरा है। कारक का एक अपना, उसको हम लोग परसर्ग भी कहते हैं, उसके चिन्हों को क्या बोला जाता है? परसर्ग। कारण ये होता है कि उसमें कौन सी चीज़ें लुप्त होती हैं कारक में? कारक में बेटा परसर्ग जो होता है, जो उसके चिन्ह होते हैं, दरअसल भेद भी उसके वही होते हैं ना। समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ उसका एक भेद है तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसलिए इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए, कंपटीशन लेवल पर ये सवाल पूछे जाते हैं, तो कारक के चिन्हों का प्रयोग समास में नहीं होता है।
समास के भेद में, जिसमें तत्पुरुष समास होता है, उसमें कारक के चिन्हों को भेद के रूप में सम्मिलित किया गया है ना, ताकि आप उसको पढ़ें, लेकिन उसका प्रयोग बाकी का समास के भेदों में नहीं होता है। ठीक है, वो एक एक करके मैं अलग अलग उसको एक्सप्लेन करूंगी, तब जाके आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात है जो सिंपल सी बात है, कंपटीशन लेवल पर सिंपल सा सीधा सा सवाल पूछ देता है, पर्सन किसे कहते हैं। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, तो कारक के चिन्हों को पर्सन कहते हैं, है ना। किसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है? सिंपल सी बात है, समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। पर आपसे अगर पूछता है कि आप उदाहरण दें कि इसका कोई अपवाद भी है, आप झट से उदाहरण दोगे कि हाँ अपवाद है, तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है उसके भेद के रूप में। ये क्लियर हुआ? कारक और समास क्लियर हुआ। ये मेरा सिर्फ अभी आपको कंटेंट क्लियर करना था, विषय के बारे में आपको सिर्फ बताना था कि ये बेसिक चीज़ें 9 to 11 या 9 to 12 के लिए है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों जो आप पढ़ते हो। वर्ड, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। 1 से लेकर के 10 तक ये पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये वापस से हमको पढ़ना पड़ना, फिर से वही वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। 1 में भी आपने पढ़ा, अब आप 10th में भी पढ़ रहे हो, 11th में भी पढ़ रहे हो, 12th में भी पढ़ रहे हो, है ना। तो कारण ये होता है बेटा कि हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो अचानक से पहली सीढ़ी भूल जाते हैं, और हम वहाँ पे जब चढ़ते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। कारण ये होता है कि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम पहली सीढ़ी पे अच्छे से चढ़ेंगे तभी तो हम बाकी सीढ़ियों को अच्छे से कवर कर पाएंगे, है ना। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर हम 9th में हैं, अगर हम 10th में हैं, तो एक बार 9th की विषय वस्तु को खासकर हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इन दोनों में आपको पीछे का रिपीट करना है। ठीक है, और लिटरेचर में कोई दिक्कत होती नहीं है। लिटरेचर आप लोगों के सामने है, उसका कंटेंट आप लोगों के सामने है, इसलिए परेशानी कुछ भी नहीं है। मेन होता है हमारे सामने व्याकरण। उसके अलावा है र व्यंजन के विभिन्न प्रयोग। ये जो र होता है इसका प्रयोग किन किन रूपों में हम लोगों को करना है? ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये र है। तो आप देखते हो र का ऊपर में रेफ के रूप में भी प्रयोग होता है और एक छोटी सी डंडे के रूप में नीचे की तरफ भी प्रयोग में आता है। 2 रूपों में इसका प्रयोग होता है। आप दोनों में से जो भी रूप लिखोगे वो शुद्ध होगा, क्योंकि व्याकरणिक रूप में इसे इस तरह से प्रयोग में लाना बताया गया है। ये व्याकरण का नया प्रयोग है। ठीक है, हमारा जो हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, वो बहुत सारे भाषाओं से प्रभावित है ना। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न राष्ट्रों के, विभिन्न राज्यों के प्रभाव से हमारा ये जो लिटरेचर बना है। ठीक है, इसमें उर्दू का प्रभाव है, फारसी का भी प्रभाव है, बाकी बहुत सारे विभिन्न भाषाओं का प्रभाव। ठीक है, तो उर्दू और फारसी में या अंग्रेजी भाषा में जो विदेशी भाषा को हमने अपने भाषा में अडॉप्ट किया है, तो उसमें इन सभी चिन्हों का प्रयोग होता है। ज़्यादातर उर्दू है, फारसी है ना। तो इन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग होता है। उसके अलावा वर्ण विच्छेद, वर्णों को खंडित करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। टुकड़ों में उसको विभाजित कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो वो वर्ण विच्छेद हो जाता है, चीज बन जाती है। खिचड़ी क्या होता है? चावल दाल, उसमें सब्जी डाल देते हैं, है ना।
बाद में जब खाते हैं तो उसको पापड़ चटनी अचार सभी के साथ खाते हैं और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, वो दरअसल यही खिचड़ी और यही चटनी है जो 4 भाषाओं को मिला करके एक टेस्टी डिश बन जाती है। और इस टेस्टी को बनाने का अर्थ सिर्फ यही होता है कि हमें मन लगे, हमको पढ़ने में इंटरेस्ट है। ज़्यादातर लोगों का हिंदी के बारे में क्या कहना है, सच बताइए? चलो कुछ मन नहीं कर रहा है, टाइम पास है, हिंदी पढ़ते हैं, यही बात है ना। इजी टारगेट है कि चलो हिंदी समझ में आता है तो पढ़ लेते हैं, है ना। पहले लोगों का था कि पहले 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, 5वां सब्जेक्ट में जब समय बचेगा तो हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन अभी पता है आपका बोर्ड का जो मार्किंग होता है, जो 10 CGP आता है, जो 100 आता है, उसमें स्कोर किसका जुड़ता है? हिंदी का जुड़ता है ना। तो हिंदी का वैल्यू कम नहीं है। और ये भी आप लोग जान जाइए कि अगर आप हिंदी में फेल होते हो तो रिजल्ट क्या होता है? 0। इसलिए हिंदी को कम मत आंकिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि और सब्जेक्ट्स को छोड़ के हिंदी पढ़िए, लेकिन हिंदी अपना एक अलग मुकाम रहता है और आप लोगों के लिए ऑप्शन और अच्छे बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने कंपटीशन हैं उन सभी कंपटीशन को हिंदी में आप फेस कर सकते हो। इवन कि IAS का एग्ज़ाम भी आप हिंदी में फेस कर सकते हो, है ना। आप हिंदी लैंग्वेज में उसे दे सकते हो। हिंदी भाषा के विद्यार्थी टॉप करते हैं और 50 नंबर का हिंदी आता है। 200 का जो पेपर होता है उसमें 50 नंबर का हिंदी आता है। अभी सीटेट एग्ज़ाम हुआ जो शिक्षक के लिए होता है। अभी आपको सेक्रेटेरिएट का एग्ज़ाम हुआ, अभी आपको दारोगा का एग्ज़ाम हुआ, सभी में हिंदी है। कुछ बच्चे आते हैं मुझसे गाइड लेने के लिए, उन्होंने मुझे दिखलाया कि मैम ऐसे ऐसे हैं। मुझे जो समझ में आया मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे आप पढ़ो, हो सकता है कामयाबी मिलेगी। मुझे भी नहीं पता था कि इन कॉम्पिटिशन्स में हिंदी होते हैं, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा तो 50 नंबर का हिंदी था, है ना। तो बेटा ये मत सोचिएगा कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो आप कभी कहीं पर भी किसी से पीछे हो गए, नहीं। आपको अगर अपने गोल को अचीव करना है, अपने मंजिल को पाना है, तो हमको सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना, ठीक है।